जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है अपने को? द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। आप कोई भी ट्राइंगल के वर्टिसेस से, ये मैंने एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के अंदर इसके वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर, इसके वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर, इससे तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? 14 चैप्टर में आपने करा है, आप एक साइड्स का बाइसेक्ट करते थे, आपके पास एक ऐसा पॉइंट आता था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिससे आप कंपास से मेजर करते थे कि ये तीनों के तीनों इक्वल लेंथ होनी चाहिए, फिर आप राउंड लेते थे। तो जब राउंड लेते थे तो एक सर्कम सर्कल बनता था, और सर्कम सर्कल का ये कहलाता था सर्कम सेंटर। क्या कहलाता था? सर्कम सेंटर। देन ये जो पॉइंट होगा ये आपके लिए काम करेगा सर्कम सेंटर का। बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा नंबर 1 का। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड जो होता है क्या? कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस, वो आपके लिए काम करेगा किसका? ग्रेविटेशन सेंटर का। जो बात हो रही है पॉइंट सी के अंदर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, उसे अपन सेंट्रोइड भी कहते हैं और सेंट्रोइड को ही ग्रेविटेशन सेंटर भी कहा जाता है। दो नाम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड का सी। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें अपने को ये कह रहा है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल इन अ प्लेन। किसी प्लेन के अंदर अपन किसी सर्कल को क्या करें? राउंड करवाएं। देन उसके सेंटर का जो लोकस होगा वो क्या होगा? मैंने मान लिया एक रिंग जो है ना, एक रिंग होती है, अपन इस तरीके से फेंकते हैं, या एक चूड़ी मान लीजिए, उसको अगर अपन एक ढालू भूमि के अंदर या एक प्लेन के अंदर अगर उसको सरकाते हैं, ये ऐसे भी जाएगी। अगर ऐसे प्लेन और यहाँ से धक्का देते हैं तो ऐसे ऐसे राउंड करते हुए वो आगे जाती रहती है ना। मैंने मान लिया कि वो इस तरीके से जा रही है, ढलान के अंदर जा रही है। क्लियर? तो बताइए उस चूड़ी या उस रिंग का जो सेंटर होगा, उस सेंटर का लोकस क्या होगा? यानी उन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो होगी वो इस प्लेन के साथ क्या करेगी? मेरे हिसाब से इस प्लेन के साथ क्या हो रही है? वो पैरेलल का काम कर रही है। दोनों के दोनों क्या हो जाएगी? पैरेलल। सेंटर्स के जब अपन ज्वाइन करेंगे तो ये इस प्लेन के साथ पैरेलल का काम करेगा। तो पैरेलल वाली बात मेरे हिसाब से ऑप्शन सी में हो रही है, पैरेलल टू द पॉइंट। तो थर्ड का सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज कौन सा? आइसोस्केल ट्राइंगल। ये आपने थ्योरम के अंदर प्रूव करा है। 3 की 3 साइड्स अगर इक्वल हो देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल हो तो वो कैसा हो जाएगा? आइसोस्केल। और अगर तीनों के तीनों डिफरेंट हो तो फिर वो आप कह सकते हैं, मेरे हिसाब से बता सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है? थोड़ा क्लियरली छपा हुआ नहीं है। ए बी एंड सी डी दो नॉन पैरेलल लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन। देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइन्स। इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले, अब बात हो रही है नॉन पैरेलल की। नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ध्यान रखना। यानी एग्जामिनर ने आपको कन्फ्यूज करने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन का यूज़ नहीं करा, जैसा कि 10.2 में करा था। सीधा कहा था कि 10.2 थ्योरम के अंदर क्या कहा था? 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला लोकस क्या होगा? यहाँ पर उसने क्या करा? नॉन पैरेलल की बात होगी। आपको माइंड में ये रखना है कि नॉन पैरेलल ही क्या काम करता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करता है। तो वो जो लोकस होगा वो इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला होगा। वो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनने वाले एंगल का क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। वो कह रहा है कि पॉइंट पी जो होगा अगर वो इक्वल हो तो वो क्या करेगा? वो इस एंगल का क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो एंगल के बाइसेक्ट की बात मेरे हिसाब से बी वाले में हो रही है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सबटेंड बाय लाइन्स ए बी एंड सी डी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो एक एंगल बनाएगी, तो सबटेंड का मतलब बनाना। तो ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो बी इसका आंसर राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द ट्राइंगल हुज ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर को इन साइड्स, यानी एक ही पॉइंट पर होगा, कॉन्करेंट होगा, वो अपने को बताना है। यानी ऐसा कौन सा ट्राइंगल होगा जिसमें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर तीनों के तीनों एक ही होगा? अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा इसका आंसर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसलिए होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टिसेस से अगर मैं किसी भी वर्टिसेस से जैसे ए
बी एंड सी मैंने लिया एक ट्राइंगल, बी सी का क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू पार्ट कर दिए, इस साइड के क्या कर दिए, इक्वल टू पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा होता है कि मैंने अगर इसका बाइसेक्ट करने वाली लाइन खींची तो ये यहाँ पर 90 डिग्री भी बना देता है और यही लाइन इस एंगल ए का बाइसेक्ट भी कर देती है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो जाता है। जबकि मैंने क्या करा, सिर्फ बी सी का इक्वल टू पार्ट करने की कोशिश करी। आ रही बात समझ में? तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। इसीलिए जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो इन सेंटर का काम करता है, जो साइड का बाइसेक्टर होता है वो सर्कम सेंटर का काम करता है, और इसके साथ साथ जो परपेंडिकुलर्स का जो कॉन्करेंट पॉइंट होता है वो किसका काम करता है, ऑर्थो सेंटर का। अगर इसमें वो कह देता सेंट्रोइड तो भी बात इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही होती। क्लियर? अब इसके अंदर आप 6 के अंदर ए वाला पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द ट्राइंगल हुज ऑर्थो सेंटर इज इट्स वर्टिसेस पॉइंट। ऐसा ट्राइंगल जिसका ऑर्थो सेंटर उसी ट्राइंगल के वर्टिसेस पर लाई करता है वो होगा आपके लिए एक राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल ही क्यों होगा उसका आंसर मैं देता हूँ आपको। मैंने मान लिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, जहाँ पर बी जो पॉइंट है वहाँ पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। अब मुझे ये बताना है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा इसी ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स यानी इस बी वर्टेक्स पर लाई करेगा। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स या कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। अब बताइए ये बी सी साइड है, बी सी साइड पर परपेंडिकुलर कौन सा है, फिर ए बी साइड है, इस ए बी साइड पर परपेंडिकुलर कौन सा है, फिर रिमेनिंग रह गया ए सी साइड है, उस पर परपेंडिकुलर कौन सा है। अब इसके लिए बी सी साइड क्या बताओ, ए बी जो है इस बी सी पर परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री ड्रॉ नहीं कर रहा है कि ए बी जरूर कर रहा है। तो ए बी पॉइंट, ए बी साइड इस बी सी पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए बी। ए बी पर बताइए ये जो बी सी है इस ए बी पर ये बी सी भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, इसलिए जो बी सी रहेगा वो इस ए बी पर परपेंडिकुलर का काम करेगा। उसके बाद बात रह गई ए सी के लिए। तो ए सी के लिए जब ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के अंदर आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाली लाइन कहाँ जाकर टच होगी, इस बी पॉइंट पर जाकर टच होगी, इस बी पॉइंट पर। यानी ये मान लिया डी, यानी बी डी भी क्या करेगा, यानी ये जो बी डी है ये बी डी परपेंडिकुलर होगा ए सी पर। तो तीनों साइड्स, उन तीनों साइड्स पर होने वाले परपेंडिकुलर के अंदर कॉमन पॉइंट कौन आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है, और ये बी पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, और ये बी पॉइंट इस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का एक वर्टिसेस का काम भी कर रहा है। इसलिए राइट ट्राइंगल जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द लोकस ऑफ एन एंड ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। किसी क्लॉक के पेंडुलम के एंड का जो लोकस होगा वो क्या होगा। आपने पेंडुलम वाली क्लॉक अगर देख रखी है तो उसका पेंडुलम कुछ इस तरीके से राउंड करता है। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक राउंड करता रहता है, यानी ये पेंडुलम कुछ ऐसा आर्क बनाता है। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है ये, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क। तो इसका जो लोकस होगा आर्क ऑफ द सर्कल। बस अपने को ये लिखना है। क्या लिखेंगे आप? द लोकस ऑफ एन एंड ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज द आर्क ऑफ सर्कल। ये सर्कल की आर्क जो होगी वो इसका लोकस का काम करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को ये कह रहा है किसी ट्राइंगल के अंदर उसके मिड पॉइंट, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट डी, ई एंड एफ हो, देन प्रूव करो ई एफ जो है वो इस ए डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाता हूँ तो ये जो ए डी और ई एफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ वाला, ए ओ किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी के। ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ई एफ जो है वो जो गुजर रही है ओ पॉइंट से होके पास हो रही है, उसकी वजह से ये और ये पार्ट इक्वल हो गए। इसके लिए आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर एफ और डी, एफ एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। कौन कौन सी? एफ तो है ए बी का एंड
वापस डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एफ डी होगी ये इस ए सी के पैरेलल होगी। अब सर कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट में एक अलग से डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, ए बी और सी, इसके अंदर ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है, कौन, एफ और डी। तो आपने 9th क्लास के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत यूज़ करा है, उसमें टीचर्स ने आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड, यानी ये एफ और ये डी, एफ डी क्या होगी, इस रिमेनिंग तीसरी साइड यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड की हाफ होगी। ये आपने पढ़ा था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है और ये इसकी हाफ भी होती है। हाफ वाला पॉइंट मेरे यहाँ काम नहीं आ रहा है, मेरे क्या काम आ रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल। इस वजह से ये वाली जो साइड है ये इस पूरी ए सी के साथ क्या होगी, पैरेलल का काम करेगी। इस वजह से मैंने लिखा एफ डी पैरेलल टू ए सी। किस वजह से लिखा, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। अब जब मैंने ए बी सी के अंदर ये दोनों साइड ली तब तो ये इसके पैरेलल आई। अगर मैं लेता ये पॉइंट और ये पॉइंट, तब ये लाइन बताओ किसके पैरेलल आती, ए बी के पैरेलल आती। सो या सिमिलरली क्या होगा, एफ डी या डी ई बी पैरेलल होगी, डी ई बी पैरेलल होगी किसके, ए बी के। कह सकता हूँ मैं, जरूर कह सकता हूँ, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ ये होने के बाद, इफ क्या एफ डी पैरेलल टू ए सी, देन वी कॉल ऑल्सो, क्या कह सकते हैं अपन। अब चलिए इसी ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं। ये पूरा एफ डी इस ए सी के पैरेलल है, तो क्या बताओ ये एफ डी इतना इतना ए ई के पैरेलल नहीं होगा क्या, ये लाइन इतनी इतनी पैरेलल नहीं होती। दो ट्रेन अगर जा रहे हैं तो उनके अगर डिब्बे जो होते हैं, वो दो ट्रेन अगर पैरेलल जा रही है तो इनके जो डिब्बे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी ये पूरी ट्रेन इस इतने इतने के पैरेलल है, तो ये ट्रेन का हल्का सा डिब्बा भी इसके लिए पैरेलल होगा। यानी एफ डी ऑल्सो पैरेलल किसके, ए ई, देन एफ डी पैरेलल टू ए ई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, इफ क्या डी ई पैरेलल टू ए बी, देन अब बताओ मैं क्या कहूँगा, ये डी ई इस पूरी ए बी के पैरेलल हो तो ये डी ई किसके पैरेलल होगी, इतने इतने ए एफ के लिए पैरेलल होगी। यानी डी ई पैरेलल टू ए एफ, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से मैं ये कह सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी ई, ए क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए एफ डी ई कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। आई बात समझ में, ए एफ डी ई कैसा होगा, पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम क्यों हुआ, वाई पैरेललोग्राम इसलिए हुआ क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। डी ई की ऑपोजिट साइड ए एफ दोनों पैरेलल है, एफ डी की पैरेलल साइड ए ई वो भी आपस में पैरेलल मैंने प्रूव करी है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अंदर। अब बताओ ऐसा पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी जो थी उसके बेस पर तो मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपन ये बताते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसका डायगोनल है, यानी ये कुछ ऐसा मेरे पास एक क्या आया है, पैरेललोग्राम आया है। इसका डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला। इसका डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला। तो बताओ बाइसेक्ट ईच अदर, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा। बाइसेक्ट ईच अदर यानी इक्वल टू पार्ट करने वाले बाइसेक्टर, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हुआ। आई बात समझ में। यानी मैं ये कह सकता हूँ ए ओ इक्वल होगा ओ डी के, किसकी वजह से, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। आई बात समझ में। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इस वजह से ए ओ, और मुझे यही प्रूव करना था कि ये क्या ए ओ और ओ डी इक्वल है या नहीं है। अब आप लिख सकते हैं, सो वी से दैट ई एफ बाइसेक्ट किसको, ए डी